नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि। क्या शादी में बलात्कार हो सकता है? अब ये सवाल भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब मैरिटल रेप को गैर कानूनी करार देने की याचिका पर सुनवाई की तो आम राय नहीं बन पाई। 2 जजों की बेंच में से जज शक्धर ने मैरिटल रेप को असंवैधानिक माना और जज शंकर असहमत रहे। अब एक याचिकाकर्ता ने जज शक्धर की राय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शादी यानी 2 लोगों और 2 परिवारों की सहमति से बना रिश्ता जिसमें सेक्स निहित है, और बलात्कार यानी सहमत के बिना बनाया गया यौन संबंध। शादी कुछ मामलों में प्यार भरा रिश्ता हो सकता है, वहीं अधिकतर मामलों में ये मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ना की घुटन से भरा। ऐसी घरेलू हिंसा जब यौन संबंध में भी घर कर जाए और पति अपनी पत्नी के मना करने पर भी उसे सेक्स करने पर मजबूर करे तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में मैरिटल रेप अपराध माना जाता है और उनके कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है। साल 2012 में चलती बस में एक छात्रा के सामूहिक बलात्कार के बाद जब औरतों के खिलाफ हिंसा के कानूनों को कड़ा करने के लिए जस्टिस वर्मा समिति बनाई गई, तब उसने मैरिटल रेप को गैर कानूनी करार देने की सिफारिश की, पर सरकार ने ये नहीं मानी। दिल्ली हाईकोर्ट में मौजूदा याचिकाओं पर सरकार ने अपना मत साफ नहीं किया है, पर बहस के दौरान कई तर्क सामने आए हैं। मसलन ये माना जा रहा है कि मैरिटल रेप को अपराध मानने से शादियां टूटने लगेंगी, औरतें इस कानून का गलत इस्तेमाल कर पति को प्रताड़ित करेंगी और घरेलू हिंसा के लिए तो पहले से ही कानून मौजूद हैं आदि। यही डर और संशय पर बेहतर समझ बनाने के लिए हमने उन देशों के अनुभव को जाना जहां मैरिटल रेप गैर कानूनी है। 2 देश और 4 सवाल चुने गए। पहला देश नेपाल, जो मैरिटल रेप पर कानून बनाने वाला इकलौता दक्षिण एशियाई देश जो सांस्कृतिक तौर पर भारत के करीब है। और ब्रिटेन, जो औपनिवेशिक इतिहास की वजह से जिसके कानूनों के आधार पर भारत के कई कानून बने हैं। आइए जानते हैं कानून की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अक्टूबर 1991 की वो सर्द सुबह लीजा लॉन्गस्टॉप को आज भी याद है, जब लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 5 जजों की बेंच ने एक पति को उनकी पत्नी के बलात्कार के लिए दोषी मानते हुए कहा, एक बलात्कारी बलात्कारी ही होता है और उसे अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, फिर चाहे पीड़िता का उससे रिश्ता जो भी हो। लीजा ने मुझे बताया, हम हाउस के ऊपरी हिस्से में पब्लिक गैलरी में बैठे थे। फैसला सुनते ही हम उछल पड़े और खुशी मनाने लगे। फौरन गार्ड्स आए और हमें बाहर निकाल दिया। पर क्या फ़र्क पड़ता है, अगले दिन खबर अखबारों के पहले पन्ने पर थी। लीजा और उनके साथ वॉर यानी वुमेन अगेंस्ट रेप नाम के एक संगठन में काम कर रही औरतों के लिए ये 15 साल की लंबी लड़ाई की जीत थी। इस सब की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, जब ब्रिटेन में औरतों के खिलाफ हिंसा, उनके रोजगार के अधिकार, आर्थिक आज़ादी जैसे कई मुद्दों पर आंदोलन तेज हुआ। औरतों ने कहा कि जब पराये मर्द के द्वारा हिंसा पर न्याय की बात हो रही है तो शादी के अंदर हो रही जबरदस्ती पर क्यों नहीं, वो भी जब पति पर आर्थिक रूप से आश्रित होने की वजह से पत्नी के लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाना और भी मुश्किल है। धीरे धीरे ये आवाज़ें जुड़ी और वॉर बना। 1985 में लंदन में वॉर ने 2000 औरतों का सर्वे किया, जिसमें हर 7 में से 1 औरत ने कहा उनके साथ मैरिटल रेप हुआ है। फिर संगठन ने संसद में बिल पेश किए, क्रिमिनल लॉ रिवीजन कमेटी को ज्ञापन दिए, मीडिया में अपनी बात रखी, हस्ताक्षर कैंपेन चलाए और जनहित याचिकाएं डाली। ठीक इसी तरह नेपाल में भी एक संगठन ने ये बीड़ा उठाया। साल 2000 में फोरम फॉर वुमेन इन लॉ एंड डेवलपमेंट की बीरा ढुंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि बलात्कार के मामले में विवाहित औरतों के साथ भेदभाव खत्म किया जाए और मैरिटल रेप को अपराध माना जाए। मीरा के मुताबिक हमारे समाज में औरत अकेली जाती है आदमी के परिवार में। मेरे ख्याल से वही एक तरह की हिंसा है। पुरुष प्रधान समाज में औरत को एक वस्तु की तरह देखा जाता है और उसे उसकी जगह बताने के लिए ही बलात्कार का इस्तेमाल किया जाता है। शादी में भी यौन हिंसा को अपना अधिकार मानते हैं। क्या कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? आइए जानते हैं।
मैरिटल रेप को अपराध करार देने की इन लंबी कानूनी लड़ाइयों की वजह वही डर और संशय है कि शादी के ढांचे को धक्का लगने, पुरुषों के साथ भेदभाव होने, कानून का गलत इस्तेमाल वगैरह। गलत इस्तेमाल के डर को सभी वकीलों ने मिथक बताया और रेखांकित किया कि शादी का ढांचा किसी कानून से नहीं टूटता, बल्कि पुरुषों के अपनी पत्नी के साथ हिंसा करने से उसे धक्का लगता है। LACC के नेपाल में 4 सेंटर हैं और यहां आने वाले ज़्यादातर मामले घरेलू हिंसा के हैं। पुण्यशिला ने बताया कि शुरू में हमारे सहयोगी एडवोकेट बोलते थे कि अब घर जाकर बीवी को छूने से पहले पूछना पड़ेगा, नहीं तो वो जेल भेज देगी। लेकिन अब जब उन्होंने औरतों के मैरिटल रेप के कई दर्दनाक मामले देखे तो मजाक करना बंद कर दिया और मानते हैं कि औरत को दबा कर रखना सही नहीं है। मुद्दा गलत इस्तेमाल करने से ज़्यादा कानून तक औरतों की पहुंच का है। उत्तर पूर्वी ब्रिटेन में एवा वुमेन्स एंड एड रेप क्राइसिस सेंटर चला रही रिचिंडा टेलर के मुताबिक सालाना उनके पास हिंसा के शिकार हुई 1000 औरतें आती हैं, लेकिन उनमें से आधी से ज़्यादा पुलिस अदालत का रास्ता नहीं अपनाना चाहती। उन्हें रहने की जगह, बच्चों के देखभाल और अपने खर्च संभालने के लिए रोजगार के रास्ते तलाशने में मदद चाहिए होती है। ब्रिटेन में घरेलू हिंसा और बलात्कार के मामले लड़ने वाली बहुचर्चित वकील डॉक्टर एन ओलवारिस के मुताबिक विकसित देशों में महिला सशक्तिकरण की वजह से मैरिटल रेप कानून का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है। डॉक्टर ओलिवारस ने कहा कि यहाँ तलाक के मामले बढ़ रहे हैं और औरतें हिंसक शादियों में रहने को मजबूर नहीं हैं। वो समय रहते बाहर निकल जाती हैं। तलाक के बाद अकेले रहते हुए औरत के बच्चों को बड़ा करने पर उंगली नहीं उठाई जाती और वो नए रिश्ते बनाने के लिए आज़ाद हैं। साथ ही ब्रिटेन में घरेलू हिंसा की पीड़ित औरतों के रहने के लिए जगह जगह सेफ हाउस बनाए गए हैं। अगर वो अपने पति के घर से निकलना चाहें तो यहाँ पनाह ले सकती हैं। जो औरतें अपराध की शिकायत कर रही हैं वो लीजा लॉन्गस्टाफ के मुताबिक ज़्यादा समृद्ध वर्ग की होती हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादा पैसा कमाने वाली या समाज में ऊंचा ओहदा और रसूख रखने वाली औरतें ही पुलिस में जाती हैं और उनके मामलों में बेहतर जांच और सज़ा मिलने की उम्मीद रहती है। नेपाल की FWLD में काम करने वाली लीगल ऑफिसर सुषमा गौतम के मुताबिक उनके पास भी मैरिटल रेप की शिकायत समृद्ध परिवारों की औरतें ही करती हैं, लेकिन अगर वो नौकरी पेशा ना हो तो पुलिस में जाने का कदम भी नहीं उठाती। ब्रिटेन के मुकाबले नेपाल में औरतों के लिए सेफ हाउस और मुफ्त कानून की मदद तो कम है, साथ ही परिवार की इज्जत बनाए रखने का सामाजिक दबाव भी बहुत ज़्यादा है। सुषमा ने बताया कि वो कानून के बारे में जागरूक होती हैं, पर हमारे पास आने के बाद भी उनकी कोशिश यही रहती है कि बिना पुलिस कोर्ट कचहरी की कोई रास्ता निकल आए। कई औरतें हिंसा की शिकायत करने से पहले बच्चों के बड़ा होने का इंतजार करती हैं। सिर्फ जघन्य हिंसा वाली शिकायतें ही अदालत तक पहुंचती हैं। ये किसी एक अधिकार का संघर्ष है ही नहीं। साल 2011 में FWLD ने संपत्ति में अधिकार के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका के बाद अब नेपाल में पैतृक संपत्ति में विवाहित बेटियों को बेटों के समान अधिकार है। ये याचिका दायर करने वाली मीरा ढुंगन कहती हैं कि यौन संबंध बनाने और ना बनाने की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक दबाव से आज़ादी, जब ये सब मिल जाएंगे तभी औरत पुरुष के बोलबाले समाज में आज़ाद हो पाएंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।